हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्शल सुपर विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कुछ देर बात करने के बाद कांगमैन मॉडर्न के एल्डर यानी फैंग जुन पूरी तरह से वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमारे यान जाओ जी सेकंड अंकल से पूछने लगता है कि क्या सेकंड अंकल आपको हमारे सेक्ट लीडर के एंटीडोट के बारे में कुछ पता चला है क्या? तब सेकंड अंकल बोले लगता है कि नहीं यान जाओ जी, उस एंटीडोट के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि यह वहाँ पूरी तरह से टीएनए पैलेस के लोगों से भरा पड़ा था, तो इसीलिए मुझे उसके बारे में पता करने का मौका नहीं मिला। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस एंटीडोट के बारे में पता करने की, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं काफी जल्दी उसके बारे में पता करूंगा और वो आकर तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि थैंक यू सेकंड अंकल हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, और उतना ही नहीं बल्कि हमारे सेक्रेटरी के लिए ये एंटीडोट के बारे में पता करने की कोशिश करने के लिए। पर यहाँ पर आने के बाद मैंने भी उस एंटीडोट के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की। तब मुझे इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद तब मुझे एक रूमर मिला है कि वो एंटीडोट कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ टीएनए टेम्पल के अंदर है, जो कि टीएनए पैलेस के लोगों से पूरी तरह से भरी पड़ी होगी। और ये बोलने के बाद अपने मनी में सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही रीजन के लिए आया हूँ। पहले रीजन है कि यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी के लिए एंटीडोट मिलता है, उसे लेने के लिए मैं यहाँ पर आया। और दूसरा रीजन है कि मैंने सुना था कि इस बार होने वाले टांगशियांग लीग के अंदर जरूर G1 ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो कुछ कमीने जरूर आकर पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर वो लोग ये टांगशियांग लीग को पूरी तरह से बर्बाद कर डालेंगे और पूरी तरह से रोक भी देंगे, तब भी मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे टांगशियांग लीग से नहीं बल्कि उस G1 ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मतलब है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो G1 ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग सिर्फ ये टांगशियांग लीग को नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे के अंदर लाना चाहता है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि वो G1 ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हमारे दुनिया को ही नहीं कंट्रोल करना चाहती बल्कि पूरी आटो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है और इस पूरी यूनिवर्स को अपना कंट्रोल में लेना चाहती है। और मुझे कभी कभी ये सब लगता है कि इसी मकसद से सिर्फ इसी मकसद से पहले बार वो ग्रेट ईस्टर्न जैसा वार को इन्हीं ने करवा दिया है। अगर ऐसी बात तो जो भी बंदा एक G1 ऑर्गेनाइजेशन के पीछे वो सारे बंदे काफी ज्यादा स्ट्रांग और अकलमंद जरूर होंगे, तो इसीलिए मुझे जल्दबाजी करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, वरना वो लोग मेरे हाथ से पूरी तरह चले जाएंगे। हमारे यान जाओ जी वहीं पर खड़े होकर ये सारी चीजों के बारे में काफी ज्यादा डीपली सोची जा रहे होते, तभी उसी की तरफ एक मैसेंजर बर्ड आ रहे होते और उस मैसेंजर बर्ड को देखने के बाद हमारे ये उसके पैर के ऊपर वो चिट्ठी को ले लेते हैं। इसके बाद वो मैसेंजर बर्ड को फिर से वापस भेज देते हैं। इसके बाद हमारे ये उस लेटर को पढ़ के हमारे यान जाओ जी को सुना देता है और उस लेटर में ये होता है कि आज रात वो लिंजो और उसके बाकी सारे डिसेबल भी वहां पर आने वाले हैं। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगते हैं कि ओके मुझे पहले ही लगा था कि वो लिंजो काफी ज्यादा काचे से रहने वाला बंदा, तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ टांगशियांग लीग के पहले ही आएगा एक दिन। ये सुनने के बाद हमारे ये उस लेटर को चलाते हुए बोलने लगता है कि तो यंग मास्टर अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास अब दो ही रास्ते हैं। वो पहले रास्ता है कि हमें टीएनए पैलेस के बारे में और टीएनए टेंपल के बारे में और भी ज्यादा पता करनी है, और उसके बाद हमारे सेक्ट लीडर के लिए उनके टेंपल के अंदर वो एंटीडोट को ले जाना है। और दूसरा रास्ता है कि हमें यहीं पर रहकर वो सारे चीजों के बारे में पता करनी है जिनके बारे में आप कथा करने के लिए यहाँ पर आए हो, पर यहाँ पर हमारे पास कुछ ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे यंग मास्टर, ये पूछने के बाद हमारे यान जाओ जो वहां से जाते हुए बोलने लगता है कि ये इसमें सोचने वाली क्या बात है, हमें सबसे पहले लिंजाओ के पास जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, क्योंकि जिस टेक्निक को यूज करके उसने मुझे उस केव के अंदर पूरी तरह से फंसा दिया था उस टेक्निक उसकी नहीं थी, और जैसा नल्ला बंदा उस टेक्निक को अपने पूरी जिंदगी में अपने आप ही बिल्कुल नहीं सीख सकता। तो इसलिए उसके पीछे कोई और कमीना है जिसने उस टेक्निक को उसके सिखाया है, क्योंकि हमें सबसे पहले उस कमीने के बारे में पता करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कमीना ऐसा वैसा कमीना नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग कमीना है, और वो भी मुझे ये भी लगता है कि वो सिर्फ अकेला कमीना नहीं बल्कि उसके साथ काफी सारे कमीने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उस कमीने के ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी करनी है, तो इसलिए आज रात हम लिंजाओ के पास जाएंगे और उसके बारे में और भी इन्वेट करेंगे। ये सुनने के बाद हमारे ये भी ठीक है बोले थे, और ऐसे ही काफी देर का समय बीत जाता है, ऑलमोस्ट रात हो जाती है। तभी एपिसोड शुरू होता है लिंजो के ऊपर, और उसके साथ एक और लड़की भी होती है और उस लड़की का नाम यही होता है, और वो दोनों एक बेड के ऊपर बैठकर बात किए जा रहे होते। तब ये लड़की बोलने लगते हैं कि मास्टर लिंजो आप यहाँ पर बिल्कुल ही मत भूलिए कि आप यहाँ पर असल में क्यों आए हो और किस पर्पस के लिए आए हो। ये सुनने के बाद लिंजो बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर ये सारी चीजें मेरे अंडर कंट्रोल में है, तो इसलिए तुम्हें कोई भी चीज के बारे में डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस जनरेशन का सबसे स्ट्रांगेस्ट लड़का मेरे हाथ में पूरी तरह से मर गया, उसका नाम यान जाओ जी है। तो इसीलिए अगर कोई भी बंदा अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ मुझे रोक दिया तो उसको पूरी तरह से तड़पा कर जान से मार डालूंगा। तो इसलिए वो सारी चीजों के बारे में भूल जाओ और यहाँ पर मजा लेने के बारे में सोचो। और ये लोग ऐसे ही बात किए जा रहे होते, तभी एक बंदा काफी तेज से उनके बाजू वाला विंडो से काफी तेज से जा रहा होते। तब यही आगे बोलने लगते हैं कि लिंजाओ तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए कि इस बार होने वाले टांगशियांग लीग के अंदर यान जाओ से काफी स्ट्रांग बंदे आ चुके हैं, तो इसलिए तुम्हें इस बार की लीग के अंदर थोड़ा बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बैंड ही बच सकती है। ये सुनने के बाद ये लिंजाओ बोलने लगता है कि ये तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे से स्ट्रांग बंदा कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर अभी के लिए। और ये लोग ऐसे बात किए जा रहे होते, तभी हम उसी घर के छत के तरफ देखते हैं, वहां पर हमारे यान जाओ जो ये ऑलरेडी पहुंच चुके होते। जब वहां पर विंडो के बाजू से जाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे यान जाओ जी
होता है। और तब हम देखते हैं येहू भी उस लड़की को देख चुका होता है उस विंडो के अंदर से। तो इसलिए इसके बाद हमारे यांजाओ से पूछ रहा होता है कि यंग मास्टर मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त में इस सिचुएशन में इस प्लेस में लिंजाओ यहाँ पर आगे जाने वाले टांग लीग के अंदर प्रैक्टिस करने बिना यहाँ पर एक लड़की के साथ पूरी तरह से मजा किया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारे यांजाओ जी बोलने लगता है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी होगी, क्योंकि वो लड़की ऐसे वैसे लड़की नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा कमाल की लड़की है। क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि वो लड़की के अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा डरावनी है। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अंदर की एनर्जी को पूरी तरह से बाहर से छुपा रही है, वरना सारे लोग पूरी तरह से डर जाएंगे। और यहाँ पर एक और दिक्कत की बात है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी उस लड़की के लेवल को बिल्कुल ही महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद हमारा ये बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है यहाँ पर काफी बड़ा दिक्कत आ गया है यंग मास्टर, क्योंकि वो लड़की असल में G1 ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगी। ये सुनने के बाद हमारे यांजाओ जो बोलने लगते हैं कि ये तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर की चीजें मैं अच्छी तरह से संभालूंगा और तुम सबसे पहले जाकर BRCD के लोगों के साथ बात करो, क्योंकि उस केव के अंदर जिस टेक्निक को यूज करके उस कमीना लिंजाओ ने मुझे पूरी तरह से फंसा दिया था, वो टेक्निक किसी और की नहीं थी बल्कि BRCD के एंसेस्टर्स की थी, वो भी ग्रेट डिस्कशन पहले। तो इसलिए अगर अब BRCD के लोगों के साथ हम उसके बारे में बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग भी हमारी मदद करने के लिए और इस बंदे को रोकने के लिए हमारे साथ आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें जाकर वो BRCD के लोगों के साथ बात करनी है। और ये बोलने के बाद हमारे यांजाओ जो अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है अब मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस बचा है। उनमें से पहला चॉइस है कि जो भी प्लान से या जो भी मकसद से यहाँ पर लिंजाओ आया है उस प्लान को पूरे होने से पहले उसको पूरी तरह से बर्बाद कर डालनी है। और दूसरा चॉइस है कि वो प्लान खत्म होने के बाद उसको पकड़ के उसके बारे में और उसके पीछे वाले लोगों के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता करनी है। तो इसलिए अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों चॉइसेस में मैं कौन सा चॉइस चुनूं। तभी ये पश्चिम शुभ्रता यूहू नाम का एक माउंटेन के ऊपर और उसी माउंटेन के ऊपर बैठकर ये फेंसिंग अपना कल्टीवेशन किए ही जा रहे होते हैं और अपना अंदर की वो सन के पावर की और भी ज्यादा बढ़ाने की पूरी कोशिश किए जा रहे होते हैं। और ऐसे ही काफी देर का समय बीत जाता है, तभी हमारा फेंसिंग को कुछ ऐसा भनक लग जाती है। इसके बाद वो अपने मन ही में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरा कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए और मेरे से बदला लेने के लिए कोई तो यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए आने दो भाई, मुझे भी उस बंदे से पंगा लेना है और बदला भी लेना है, क्योंकि उसने मुझे पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। पास में हमारे फेंसिंग वहां पर बैठकर सब चीजों के बारे में सोच ही जा रहे होते, तभी एक कमीना वहां पर आ जाता। आने के तुरंत बाद उसके बाद में एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता और इससे देखने के बाद भी हमारे फेंसिंग को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पर बैठकर ऐसे कल्टिवेट किए जा रहे होते। और तब हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं होता है बल्कि पॉन बटाई होता है, वही ने उस बड़ा सा ब्लास्ट किया होता है। और वो बंदा इस बोल रहा होता है कि फेंसिंग काफी सालों के बाद मिला हुआ है, तुम कैसे हो असल में। और इस बंदे को देखने के बाद हमारे फेंसिंग बोले ओके तुम दोनों कमीने यहाँ पर मेरे से पंगा लेने का और बदला लेने के लिए आए हो। और मुझे लगा था कि पॉन बटाई तुम अकेला आओगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अकेला आने में और मेरे से बदला लेने में पूरी तरह से फट रही है। तो इसलिए अपने साथ एक और बंदे को यहाँ पर ले आ चुको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सुनने के बाद ये पॉन बटाई को और भी गुस्सा आते है, इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगते हैं कि अबे साले कमीने तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे से ये सब बेकार बात करने की, क्योंकि मेरा पौधा काफी ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी सारी लड़कियों को छोड़ के सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा रहा है और तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहता था, फिर भी तुमने उसको छोड़ के पूरी तरह से उस यांजाओ के साथ चली गई। इसलिए मैं बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आज तो तू मेरे हाथ से जरूर मर के ही रहेगी। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।